मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो पांडास से रिलेटेड ही है अगेन। कि पांडास में हम जो मेसी डेटा होता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जिसमें डेटा ठीक से अरेंज हुआ हुआ नहीं होता, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी ने रिसर्च की हो, फॉर इंस्टेंस, तो रिसर्च में हमें काफी दफा इंटरनेट पर कुछ ऐसे डेटा सेट्स मिलते हैं जो क्लीन नहीं होते, जिनमें ठीक से डेटा लिखा हुआ नहीं होता, जिनमें डेटा ना, ऐसे आप समझ लें कि आ, हम आगे जाके देखेंगे इसमें कि डेटा में गलत चीजें भी लिखी होती हैं या फिर ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं होता, उसको उस डेटा सेट्स को कैसे हम हैंडल करते हैं पांडास में, वो आज हम देखेंगे। तो पांडास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पांडास क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेसी डेटा। सो इन रियल डेटा सेट्स, जो रियल डेटा सेट्स हमारे पास होते हैं जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं कोई भी, तो वहाँ पे जो होता है, हमें डेटा ऐसा मिलता है जो कभी कभार ही परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। रेयरली ही परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारा डेटा, जो होता है वो इतना ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं होता, ठीक है। यू में इनकाउंटर मिसिंग वैल्यूज, अब हम उस डेटा में मिसिंग वैल्यूज जो है उनको भी इनकाउंटर कर सकते हैं, डुप्लीकेट रोज को भी इनकाउंटर कर सकते हैं, रोज बार बार आ रही हैं वही सेम, इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, मतलब इस तरह की चीजें भी होती हैं। इनकरेक्ट डेटा टाइप्स, डेटा टाइप का इनकरेक्ट होना भी हो सकता है। अनयूजुअल वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो पांडास जो है वो इसलिए एक टूल्स प्रोवाइड करता है टू क्लीन, उसको साफ करने के लिए, एंड ट्रांसफॉर्म दिस डेटा बिफोर एनालिसिस, और इस डेटा को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनालिसिस करने के पहले। तो इसको जो है वो पांडास जो है, हम इसके लिए हम यूज करते हैं पांडास को, ताकि हम पांडास के टूल्स कर सकते हैं, ताकि हम जो डेटा है हमारे पास स्क्रीन कर सकें, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें ऐसा डेटा बनाने के लिए ताकि वो एनालिसिस के काबिल हो। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी एक बायोलॉजी के एग्जांपल दूंगी कि बायोलॉजी में जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो हम जो भी सीक्वेंसिंग मशीन्स यूज करते हैं, जैसे एलिमिना सीक्वेंसिंग है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग है, सेंगर सीक्वेंसिंग है, तो वहां से जो डेटा सारा मिल रहा है ना डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स का, कि कैसे डीएनए अरेंज हुआ हुआ है, आप वो समझ लें कि वो एक रॉ डेटा सेट है। अब उसको हमें ऑर्गेनाइज करना है, जस्ट ये एग्जांपल लेने। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, तो आपको इतना वो इस पे डीप में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, लोडिंग एंड इंस्पेक्टिंग द रॉ डेटा सेट फर्स्ट। अच्छा, उस रॉ डेटा सेट को हम पहले लोड करते हैं। वी लोड द एक्सेल फाइल एंड इंस्पेक्ट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, हम यहाँ पे एक एक्सेल फाइल लोड करेंगे और फिर उसका जो स्ट्रक्चर है फिर वो देखेंगे, उसके डेटा टाइप्स देखेंगे एंड इनिशियल रिकॉर्ड्स देखेंगे टू आइडेंटिफाई एनॉमलीज, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें ऐसी एनॉमलीज जैसे मिसिंग वैल्यूज हैं, इनकंसिस्टेंट केसिंग है, डुप्लीकेट रोज हैं और आउटलायर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक जो है वो बना ली थी, एक एक्सेल शीट बना ली थी मैंने, एक मिनट, यहाँ पे अपलोड हुई होगी। ये एक्सेल शीट मैंने बनाई थी।
अच्छा, ये मेरे पास एक्सेल शीट है, ये मैंने अपलोड कर ली यहाँ पे। ओ, ये क्या हो रहा है? चले, ये हो गया यहाँ पे। मेरे ना ये पांडास को पहले मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, मैंने यहाँ पे ना नमपाई का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, नमपाई और पांडास हमेशा एनालिसिस जब हो रही होती है बायोलॉजिकल डेटा की या किसी भी डेटा की, तो हमें ये साथ साथ यूज हो रहे होते हैं हमेशा। अब मैंने क्या किया, लोड द एक्सेल फाइल, मैंने इस एक्सेल फाइल को लोड किया। ठीक है, कोड लिखा, डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड एक्सेल स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी। मेरे पास स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी फाइल थी। फिर मैंने प्रिंट करवाया ओरिजिनल डेटा फ्रेम को डिस्प्ले टीएफ करके। फिर मैंने इसका स्ट्रक्चर और मिसिंग डेटा चेक किया बाय प्रिंटिंग हैश एन डेटा सेट इन्फो, टीएफ डॉट इन्फो को कॉल किया। तो मेरे पास ये प्रिंट होके आ गया डेटा। ये सारा डेटा मेरे पास प्रिंट होके आ गया। अच्छा, ये फाइल कोलैब में नहीं खुल रही, तो ये यहाँ पे खुल रही है। ये डेटा है इसका। यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हुआ यहाँ पे एज की जगह एन ए एन लिखा हुआ है, और यहाँ पे एन ए एन लिखा हुआ है। तो ये ठीक से नहीं बना हुआ डेटा। तो ये डेटा मैंने पेस्ट किया था इसमें। तो यहाँ पे जो है मैंने डेटा सेट को लोड भी कर लिया, उसको रीड भी करवा लिया, और उसकी इंफॉर्मेशन को भी देख लिया। तो मेरे पास ये आ गया है। ये अब इश्यूज जो है इस डेटा में ये है कि डुप्लीकेट्स हैं। रो 3 जो है एग्जैक्ट डुप्लीकेट है रो 1 का। जैसे यहाँ पे है, रो 3 जो है वो डुप्लीकेट है। 1 मिनट। यहाँ पर रो 3 सारा है, और रो 1 में तो जस्ट नंबर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, इनमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट आप वो देखें जनरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं रार डेटा में, कि सबसे पहले तो रो डुप्लीकेशन है यहाँ पे। रो डुप्लीकेशन है यहाँ पे। इनकंसिस्टेंट केसिंग है यहाँ पे दूसरा, कि जो है वो जेंडर में जो है मिक्स्ड केसेस लिखे हुए हैं, अपर केसेस। यहाँ पे मेल सही लिखा हुआ है, फीमेल, लेकिन यहाँ पे मेल जो है पूरा फुल अपर केस लिखा हुआ है। सिटी में भी मिक्स्ड केसेस हैं, जैसे कराची है। कराची अगर ये स्टार्टिंग लेटर अपर केस से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल केस लिखा हुआ है दूसरे इसमें। तो ये इनकंसिस्टेंट केसिंग है यहाँ पे। मिसिंग वैल्यूज है, फॉर इंस्टेंस एज जो है वो अहमद की मिसिंग है, और आयशा में क्या मिसिंग है, अटेंडेंस वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, ये सारे हमारे पास डेटा में जो इसको हम मेसी डेटा इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें ना ऑर्गेनाइज नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है, मिसिंग वैल्यूज है, डुप्लीकेशन है। आउटलायर्स डेटा एंट्री एरर्स, यहाँ पे डेटा एंट्री एरर्स भी हैं। जैन के जो मार्क्स हैं वो टेंस की वैल्यू में है, जो एक्सीड करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ 100। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे जो जैन के है वो 100 105 है। तो ये एक्सीड कर रहा है इसमें से, 100 में से। तो हमें कैसे डुप्लीकेट रिमूव करने हो पांडास को यूज करके, इससे डुप्लीकेट एंट्रीज हम रिमूव कर सकते हैं। हम डुप्लीकेट एंट्रीज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस को, मशीन लर्निंग मॉडल्स को। फिर हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग ड्रॉप डुप्लीकेट्स और पैरेंथेसिस लगा के। अब डुप्लीकेट रोज को जो है वो उसको ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये कोड लिखना पड़ेगा, डेटा फ्रेम डैश क्लीन इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप डैश डुप्लीकेट्स डॉट कॉपी। जो भी कॉपी में है, मतलब डुप्लीकेट का मतलब ये होता है ना कि कॉपी होती है दूसरी एक चीज की, बार बार आई हुई। तो ना इसको हम df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके डॉट कॉपी करके लिखेंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट रोज रिमेनिंग आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स। जो रोज रिमेन रही आफ्टर डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के बाद, और इसको एफ स्ट्रिंग यूज करके हम करेंगे लेंथ ऑफ df डॉट df डैश क्लीन। तो मेरे पास आ जाएगा रोज रिमेन्ड आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स, तो ये 5 आ जाएगा। ओके, अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, स्टैंडर्डाइजिंग टेक्स्ट डेटा इनकंसिस्टेंट। अच्छा, ये कह रहा है स्टैंडर्डाइजिंग टेक्स्ट डेटा। अच्छा, यहाँ पे जब इनकंसिस्टेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो तो वो क्रिएट करती है सेपरेट कैटेगरीज को, वेयर देयर शुड बी यूनिटी। ठीक है, वी स्टैंडर्डाइज जेंडर टाइटल केस एंड सिटी प्रॉपर टाइटल केस। अच्छा, ये जो इनकंसिस्टेंट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है जिसमें अपर केस और लोअर केस मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट लिखे हुए हैं, तो उनको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे। सॉरी, ये क्या हो गया। ओके, स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट कॉलम्स। अच्छा, इसको क्या हमने इसके इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, df डैश क्लीन लिखेंगे, फिर जेंडर लिखेंगे इज इक्वल टू df डैश क्लीन जेंडर डॉट str डॉट कैपिटलाइज। अच्छा, यहाँ पे जो है जेंडर के जो सारे जेंडर के जो सारे मुझे केसेस चाहिए, उनकी सारी वैल्यू जो स्टार्टिंग में होगी वो अपर केस होनी चाहिए मुझे, अपर केस चाहिए मुझे। और मुझे सेम उसी तरीके से सिटी को जो है वो क्लीन करना है, और इसके साथ मुझे सिटी के जो भी है मेरे पास, उसको ना टाइटल करना है ऐसे, फिर प्रिंट करवाना है आफ्टर स्टैंडर्डाइजिंग टेक्स्ट डिस्प्ले df क्लीन नेम जेंडर सिटी। तो मेरे पास ये ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज करने के बाद मेरे पास ये आ रहा है। ओके, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। जब मिसिंग वैल्यूज आती हैं उनको कैसे हैंडल करें। वी एड्रेस मिसिंग वैल्यूज यूजिंग सेंसिबल इम्प्यूटेशन स्ट्रेटजीज। हम मिसिंग वैल्यूज को यूज करके यूज हम मिसिंग वैल्यूज को अवॉइड जो है वो कर सकते हैं यूजिंग सेंसिबल इम्प्यूटेशन स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे है मेरे पास एज है वो imputed यूजिंग द मीडियन एज ऑफ द डेटा सेट to avoid skewing from potential extremes।
यहाँ पे जो एज है वो इम्प्यूट की गई है यूजिंग मीडियन एज ऑफ द डेटा सेट टू अवॉइड स्क्यूइंग फ्रॉम पोटेंशियल एक्सट्रीम्स। अच्छा, एज जो है वो हम इम्प्यूट करवाते हैं यूजिंग मीडियन एज। अच्छा, अगर एज का डेटा हमारे पास मिसिंग है किसी भी एक का, तो हम ना दूसरे एजेस के जो हैं उनको यूज करके एक मीडियन निकाल देंगे, और इसी तरीके से हम एज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन की जिसकी एज मिसिंग थी। और अटेंडेंस जो है वो भी हम इम्प्यूट कर सकते हैं यूजिंग मीन अटेंडेंस रेट। मीन अटेंडेंस रेट के थ्रू हम जो है वो अटेंडेंस भी इम्प्यूट करवा सकते हैं। अच्छा, इसका जो कोड है वो ये है कि पहले मीडियन एज और मीन अटेंडेंस कैलकुलेट करें। मीडियन एज इज इक्वल टू डी एफ क्लीन्ड एज डॉट मीडियन। सिंपल कोड लिख लेंगे हम। और दूसरा होगा मीन अटेंडेंस इज इक्वल टू डी एफ डैश क्लीन्ड अटेंडेंस डॉट मीन। ये भी हम लिख लेंगे। फिर लिखेंगे फिल मिसिंग वैल्यूज। डी एफ क्लीन्ड एज इज इक्वल टू डी एफ क्लीन्ड एज डॉट फिल एन ए मीडियन एज। मीडियन एज से ना उसको फिल कर दो, जो भी एज हमारे पास मिसिंग है उसको। और दूसरा अटेंडेंस के लिए भी यही होगा सेम वैसे। ये अटेंडेंस हमें चाहिए तो हम इसको क्लीन अटेंडेंस हमने बनाई थी उसको फिल कर लेंगे मीन अटेंडेंस से। फिर आखिर में प्रिंट करवाएंगे आफ्टर imputing मिसिंग वैल्यूज। डिस्प्ले डीएफ डैश क्लीन को कॉल करेंगे। तो ना यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होके आएगा आफ्टर imputing मिसिंग वैल्यूज, और डीएफ डैश क्लीन जो है मेरे पास इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। अब जहाँ पे मेरे पास जो भी मिसिंग डेटा था, तो उसको वो ये पांडास जो है वो कर लेगा। अब जो है स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग आउटलायर एग्जामिनिंग मार्क्स। अच्छा, हम अब क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं आउटलायर्स को जो मार्क्स को एग्जामिन कर रहे हैं। हमने नोटिस किया क्या था, 105 वैल्यू। यस, हमने स्टार्ट में मैंने बताया भी था कि 105 वैल्यू हमने इनकाउंटर की थी जो नॉर्मल रेंजेस से ज़्यादा है। और डेटा सेट, अगर बाकी डेटा सेट देखा जाए तो उसमें 100 से आ रहे थे मार्क्स, तो ये 105 तो ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, वी कैप स्कोर्स एट 100 टू रिफ्लेक्ट वैलिड ग्रेडिंग बाउंड्स। हम ना कैप स्कोर करते हैं 100 पे टू रिफ्लेक्ट वैलिड ग्रेडिंग बाउंड्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेक मार्क्स बिफोर करेक्शन। प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट मार्क्स बिफोर करेक्शन डीएफ क्लीन मार्क्स डॉट मैक्स, ये लिख के करवाएंगे ताकि जो हमारे पास ओरिजिनल मार्क्स थे वो प्रिंट होके आ जाए। तो क्या करेंगे, कैप मार्क्स एट 100। अब उसी डेटा को डीएफ डैश क्लीन डॉट लॉग डीएफ क्लीन मार्क्स इज ग्रेटर देन 100 मार्क्स इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे पास डेटा टाइप था डीएफ क्लीन डॉट लॉग डिफाइन क्लीन मार्क्स ग्रेटर देन 100, जो 100 से ज्यादा थे था मेरा जो डेटा टाइप था। अ, तो फिर मार्क्स लिखेंगे और इक्वल टू 100 लिखेंगे। प्रिंट मैक्सिमम मार्क्स आफ्टर करेक्शन। करेक्शन के बाद जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनको प्रिंट करो, और डीएफ क्लीन मार्क्स डॉट मैक्सिमम को प्रिंट करो। तो मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स बिफोर करेक्शन प्रिंट हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आफ्टर करेक्शन जो है वो प्रिंट होके आ जाएंगे। अब स्टेप 6 की तरफ चलते हैं।
स्टेप 6 में ये होता है कि फाइनल क्लीन डेटा सेट एंड समरी स्टेटिस्टिक्स विथ ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट वी रिव्यू द फाइनल डेटा सेट एंड जनरेट डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। अच्छा, स्टेप 6 में हमने स्टेप 5 तक जो है वो हर चीज़ कर ली थी, हमने डेटा क्लीन कर लिया उसको, उसके जो स्टेटिक्स थे अब उनको हम समराइज करेंगे विथ ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट, जो हम भी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस की थी उनको कंप्लीट करके फिर हम फाइनल डेटा सेट देखते हैं। वी रिव्यू द फाइनल डेटा सेट एंड जनरेट डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, और हम जनरेट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स को। अब यहाँ पे है, मैं प्रिंट करवाऊंगी फाइनल क्लीन डेटा फ्रेम। अब डिस्प्ले डीएफ डैश क्लीन करूंगी मैं। सिंपल, जैसे हमने कल पढ़ा था डिस्प्ले करने के लिए हम कैसे करते हैं, तो वैसे ही है बिल्कुल आज भी। और प्रिंट करवाएंगे हम समरी स्टेटिस्टिक्स ऑफ क्लीन डेटा, डिस्प्ले डीएफ डैश क्लीन डॉट डिस्क्राइब। तो मेरे पास ये जो क्लीन डेटा है वो प्रिंट होके आ जाएगा, उसकी समरी जो है वो आ जाएगी प्रिंट होके। तो हमारा जो डेटा सेट है वो क्लीन प्रिंट होके आ गया, उसकी समरी जो थी स्टेटिस्टिक्स की वो भी आ गई प्रिंट होके। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जो एज है उसका मीन जो है वो 20 ईयर्स है। स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 0.71 है। एक मिनट, मैं एसटीडी में श्योर नहीं हूँ। ओ ये नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कॉल कर ली, रिकॉल कर लिया। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास 0.71 है, और मिनिमम जो है मेरे पास 19.0 है, और मैक्सिमम जो है वो मेरे पास 21.0 है। अब मार्क्स जो है वो मीन जो है उनका वो 84.4 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका वो 12.70 है। मिनिमम जो है वो 67 है, और मैक्सिमम जो है वो 100 है। अटेंडेंस जो है वो मीन इज इक्वल टू 0.895 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.036 है, मिनिमम 0.85 है, मैक्सिमम जो है 0.95। तो ये स्टेटिस्टिक्स भी मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं इसमें कि फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि हम कॉलम्स न्यू बनाते हैं। Often you need to drive new insights or categories from existing data. Often जो है हमें कॉलम्स चाहिए होते हैं ताकि कोई हम ड्राइव कर सके न्यू इंसाइट को, या कैटेगराइज कर सकते हैं एक्सिस्टेंट डेटा के लिए। नया डेटा लिखना है या फिर उस एग्जिस्टिंग डेटा कोई कैटेगराइज करना है, कोई और कैटेगरी उसमें डालनी है, तो हमें जो है कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन translate numeric marks into letter grades using a custom function and dot apply, जो है सिंटैक्स वाला जो होता है। ठीक है, अगर हम फॉर इंस्टेंस न्यूमेरिकल मेरे पास मार्क्स गिवन है और उनको मैं लेटर में करना चाहूँ यूजिंग अ कस्टम फंक्शन एंड डॉट अप्लाई, इस ये करके। अब न्यूमेरिकल मार्क्स जो है मेरे पास है
फॉर इंस्टेंस 80 है। अब इसे मैं लेटर में कन्वर्ट करना चाहूंगी। ये लेटर में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब जो है, अब देखते हैं कि फंक्शन टू असाइन लेटर ग्रेड्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी असाइन ग्रेड को, मार्क्स लिखूंगी। अगर मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा है या फिर इज इक्वल टू 19 है, रिटर्न करो ए। या फिर एलएफ मार्क्स जो है अगर 80 के बराबर है, ग्रेटर देन और 80, तो रिटर्न करो बी को। एलएफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, रिटर्न सी। एल्स रिटर्न डी। अगर 70 से कम है या उससे इसके बराबर है तो मुझे सी ग्रेड रिटर्न करो। अगर नहीं तो फिर डी ग्रेड रिटर्न करो। अच्छा, यहाँ पे है अप्लाई फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू ग्रेड कॉलम। अब मैं ना यहाँ पे फंक्शन को यूज करके एक नया ग्रेड या कॉलम बनाती हूँ। मैं कैसे बनाऊंगी? डीएफ डैश क्लीन ग्रेड लिखूंगी, इज इक्वल टू डीएफ क्लीन मार्क्स डॉट अप्लाई असाइन ग्रेड, डिस्प्ले डीएफ क्लीन नेम मार्क्स ग्रेड। तो इस तरीके से मेरे पास ये आ जाएगा। देखें, इसमें ये ग्रेड्स मैंने असाइन कर दिया, लेकिन हमारी जो रॉ डेटा है, जो हमारा रॉ डेटा था उसमें ये ग्रेड्स नहीं थे। उसमें ये ग्रेड्स नहीं थे, देखें, आपको नहीं दिखेंगे। सो दैट्स हाउ हम जो है वो कॉलम्स ऐड करवाते हैं। एडवांस्ड आउटलायर डिटेक्शन, द आईक्यूआर मेथड। अच्छा, यहाँ पे हम बजाय इसके कि गैस करें, इंस्टेड ऑफ गेजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट्स, अच्छा थ्रेशोल्ड लिमिट्स को गैस करने के बजाय हम मार्क्स को कैप कर सकते हैं एट 100। एंड you can use statistically detect outliers using the interquartile range। अब यहाँ पे ना interquartile range का जिक्र किया गया है ताकि हम एडवांस्ड आउटलायर डिटेक्ट कर सकें। इंस्टेड ऑफ ग्रेसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट्स, अब थ्रेशोल्ड लिमिट्स को गैस करने के बजाय हम अ, या फिर इसको कैप करने के बजाय एट 100 हम जो है स्टेटिस्टिकली डिटेक्ट कर सकते हैं आउटलायर्स को यूजिंग इंटर क्वार्टाइल रेंज, आईक्यूआर रेंज के थ्रू। तो यहाँ पे जो कोड है वो हम ये लिखते हैं। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, कैलकुलेट Q1 25th परसेंटाइल एंड Q3 75th परसेंटाइल। अब Q1 इज इक्वल टू DF डैश क्लीन मार्क्स डॉट क्वांटाइल 0.25। अच्छा, 25th परसेंटाइल है तो हम 0.25 करेंगे क्योंकि 100 से जब डिवाइड होता है तो 0.25 आता है हमारे पास। सिमिलरली दूसरे मार्क्स में भी हम 0.75 करेंगे क्योंकि 75th परसेंटाइल हमें करना है उसका। तो IQR का जो मेथड होता है उसमें हम Q3 माइनस Q1 करते हैं।
ठीक है, हायर वैल्यू जो होगी वो हमेशा लोअर वैल्यू से माइनस होगी। अच्छा, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लोअर और अपर बाउंड्स को फॉर आउटलायर्स। लोअर बाउंड जो है वो Q1 है, वो माइनस करते हैं हम 1.5 से, और मल्टीप्लाई करते हैं हम IQR की वैल्यू से। और अपर बाउंड जो है मेरे पास Q3 है, हम इसको प्लस करते हैं 1.5 से और मल्टीप्लाई करते हैं IQR से। अब मुझे क्या करना है, फिल्टर आउट करना है आउटलायर्स को ऑटोमेटिकली। मुझे क्या करना है, फिल्टर आउट करना है आउटलायर्स को ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या कोड लिखूंगी, फिल्टर डैश df इज इक्वल टू df डैश clean, df डैश clean marks is greater than is equal to lower bound, and df dash clean marks is less than is equal to upper bound। ये मैं रन करूंगी। अच्छा, मैंने ये रन कर दिया है। अब डेटा टाइप को मुझे ऑप्टिमाइज करना है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है एंड कास्टिंग करनी है, ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि हर जो कॉलम है उसमें करेक्ट डेटा है। मैम ये ऊपर वाला कोड एक बार क्या वो फिर करेक्ट समझा दें, डेटा इसकी समझ टाइप? नहीं आई। यस। किसकी समझ नहीं है? यही वाले यस, कोड आप की है, क्वेश्चन ऊपर वाला। अच्छा, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके। जी। अच्छा, इसमें ये है कि हम ना पांडास को यूज करके IQR मेथड के साथ जो है वो हम गैस कर सकते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट्स को, जस्ट लाइक कैपिंग मार्क्स एट 100, या फिर हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं आउटलायर्स को यूजिंग इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है वो मेजर होता है ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिडिल 50% ऑफ द डेटा। जब मिडिल 50% जो डेटा होता है ना, उसका जो मेजर होता है ना, वो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, और उसका फॉर्मूला हमेशा ये होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का। रेंज, ठीक है, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब जो है मुझे कैलकुलेट करना है Q1 को, उसकी 25th परसेंटाइल को, और क्या करना है Q3 75th परसेंटाइल को, ठीक है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, Q1 इज इक्वल टू DF डैश क्लीन मार्क्स लिखूंगी, डॉट क्वांटाइल करूंगी 0.25 के साथ। अब Q3 लिखूंगी, Q3 इज इक्वल टू DF डैश क्लीन मार्क्स डॉट क्वांटाइल लिखूंगी 0.75 के साथ, क्योंकि 75th परसेंटाइल जो हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.75 ही आता है, तो सेम इस 25 वाले में भी यही आ रहा है, ठीक है। और जो हमें क्या करना है, डिफाइन लोअर एंड अपर बाउंड्स फॉर आउटलायर्स, ठीक है। अच्छा, आउटलायर्स वो होते हैं जो ऑब्जर्वेशंस, ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो हम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो या कम हो। जैसे हमारे पास स्टार्ट में 105 मार्क्स आ रहे थे, तो वो आउटलायर हो गया, ठीक है। वो आउटलायर इसलिए हुआ क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया था। अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस के मार्क्स जो हैं वो माइनस में चले जाएं, जैसे -10, -100, या ऐसे -50 आ जाए, तो वो भी एक आउटलायर कहलाएगा, क्योंकि वो जो है एक्सपेक्टेशन से कम चला गया है। एक्सपेक्टेशन से जो कम वैल्यू हो और हायर वैल्यू, उसको आउटलायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है Q1 जो है वो, और Q3 उसका हम जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज के थ्रू
आउटलायर डिटेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, लोअर बाउंड जो है इसका वो Q1 है, -1.5 मल्टीप्लाई बाय RQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज की जो वैल्यू हमने निकालनी थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जस्ट फॉर्मूलाज हैं, आप उसको याद रखें। अपर बाउंड इज इक्वल टू Q3 प्लस 1.5 और मल्टीप्लाई करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज के थ्रू। ये करेंगे, फिर फिल्टर आउट करेंगे आउटलायर्स को ऑटोमेटिकली, तो फिर आउटलायर्स जो हैं फिल्टर आउट हो जाएंगे। जैसे फिल्टर DF इज इक्वल टू DF डैश क्लीन, DF डैश क्लीन मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू लोअर बाउंड्स। अच्छा, क्लीन मार्क्स जो थे वो ज्यादा हैं और इक्वल टू हैं लोअर बाउंड के साथ, एंड DF डैश क्लीन मार्क्स लेस है इज इक्वल टू है अपर बाउंड के साथ। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। एक मिनट, ये कैसे हो गया? हाँ, ये आ गया, ये रन हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ये सिंटेक्स नहीं था, ये कोई कोड नहीं था। तो ये जो है मैंने हैश करके इसको इग्नोर कर दिया। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो ये अब अच्छा, ये क्लियर हुआ? ये समझ आ गया? आउटलायर वाला मैम है ना? मैम, आपको समझ आ गया? ये जी आउटलायर वाला। मैम, समझ आ रहा ओके, थैंक यू। अच्छा, हम अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, डेटा टाइप ऑप्टिमाइजेशन एंड कास्टिंग की तरफ। अब अच्छा, हम इंश्योर करते हैं एवरी कॉलम हैज द करेक्ट डेटा टाइप। अच्छा, हर कॉलम के पास अगर करेक्ट डेटा टाइप है हम इंश्योर करते हैं, तो जो है वो हमारे पास मेमोरी भी सेव करेगा और प्रिवेंट करेगा फ्यूचर में कि कोई भी कैलकुलेशन एरर ना आए। अच्छा, हमारे पास चेक करूंगी मैं करंट डेटा टाइप को, प्रिंट DF डैश क्लीन डॉट डी टाइप्स लिख के। अच्छा, एज को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ सिंस मिसिंग वैल्यूज आर नाउ फिल्ड, तो फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ, DF डैश क्लीन एज इज इक्वल टू DF डैश क्लीन एज डॉट एस टाइप इंटीजर। तो ना मेरे पास ये इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी। नेम ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और सबसे पहले तो मेरे पास करंट डेटा टाइप आया, ठीक है, मुझे करंट डेटा टाइप को प्रिंट करवाना था। तो यहाँ पे मेरे पास जो करंट डेटा टाइप था वो आया नेम। नेम मेरे पास ऑब्जेक्ट है, नेम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। एज जो थी मेरे पास वो इंटीजर वैल्यू में थी, जाहिर है एज जो है वो इंटीजर वैल्यू में लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखी गई है। और जेंडर जो है वो अगेन ऑब्जेक्ट है, उसका डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट है। मार्क्स जो है वो अगेन इंटीजर है। सिटी ऑब्जेक्ट है। अटेंडेंस जो है वो फ्लोट है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। अटेंडेंस जो है वो फ्लोट होगी। और ग्रेड जो होगा वो अगेन ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर मैं एज को इंटीजर में कन्वर्ट करूं, ताकि जब मिसिंग वैल्यूज हैं वो फिल्ड हो चुकी हैं वैसे भी, तो मैं जो मेरे पास जो क्लीन डेटा होगा एज का, उसको मैं इज इक्वल टू करके करूंगी DF डैश क्लीन एज, एज टाइप इंटीजर।
तो मेरे पास ये इंटीजर में आ जाएगा। ये इंटीजर में से आ गया। अच्छा, मैं एक्सप्लोरिंग योर क्लीन डेटा सेट कर सकती हूँ। एक्सप्लोरिंग योर क्लीन डेटा सेट, वंस योर डेटा प्रिस्टाइन, जब हमारा डेटा जो है वो प्रिस्टाइन हो जाता है। ओके, सो हमारा जो क्लीन डेटा सेट जो होता है वो प्रिस्टाइन हो जाता है। प्रिस्टाइन मतलब प्योर क्लीन, ठीक है, या अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, उसको प्रिस्टाइन कहते हैं। तो हम इसको सेव कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम गूगल कोलैब। गूगल कोलैब में से बैक टू योर लोकल मशीन, हम लोकल अपने जो लैपटॉप है या कंप्यूटर जो भी चला रहे हैं वहाँ पे सेव कर सकते हैं, या फिर गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सेव एज अ क्लीन CSV फाइल करूँगी, df dash clean डॉट टू CSV। Ma'am, your voice isn't visible, I think.
Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes. ओके, तो हमारा लेक्चर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक एक मिनट बस दीजिए मुझे। अ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही? No, ma'am. नो? No. ओ, टायर स्क्रीन शेयर अब हो रही? Yes. अब हो रही? Yes, yes. ओके, तो बस हम जल्दी एंड करते हैं इसको। हाँ, बस मुझे ना ये हमने सेव करना था सीएसवी फाइल को, जो भी हमने क्लीन किया डेटा को, और इसको या फिर हमने एक्सेल में सेव कर दिया, ठीक है? ये कोड होता है एक्सेल में, और क्लीन सीएसवी फाइल को जिसको हमने क्लीन करना था उसको सेव करने का मेथड। तो बस हम आज क्लास को एंड करते हैं, ये खत्म हो चुका है। ओके, सो सर फराज, नाउ यू कैन एंड द क्लास। Okay, ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। Allah Hafiz. थैंक थैंक यू फॉर जॉइनिंग।